हेलो एवरीबॉडी। कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज है डे 3 और आज हम अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने परिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और हमने प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो p बटा q के रूप में होती है, जहाँ पर q आपका शून्य नहीं हो सकता। आज हम अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देखेंगे। तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ पर p व q पूर्णांक है और q शून्य नहीं हो सकता। तो यह जो परिभाषा है आपकी बिल्कुल नकारात्मक परिभाषा है आपकी, किसकी? परिमेय संख्या की। मतलब जो परिमेय संख्या थी उसकी नेगेटिव रूप में आपको ये अपरिमेय संख्या की परिभाषा देखने को मिलेगी। अब अपरिमेय संख्या किस व्यक्ति ने खोजी? तो यहाँ पर लिखा हुआ है लगभग 400 जो भी लिखा हुआ है सायुपू, ये तो खैर मुझे पता नहीं। ग्रीस के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने इन संख्याओं को सबसे पहले पता लगाया था। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है क्योंकि इन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। पाइथागोरस के एक अनुयायी प्लूटोन के हिप्पाकस था, वैसे ये आपका हिप्पैकस था, ठीक है, इन्होंने तो हिप्पाकस लिख दिया। हिप्पैकस द्वारा पता लगाई गई थी। अपरिमेय संख्या के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। हिप्पाकस का एक दुर्भाग्यपूर्ण अंतरा, चाहे इसका कारण इस बात से खोजने, मतलब हिप्पैकस ने खोजी थी, ठीक है। क्रोटोन शहर का था वो, क्रोटोन कोई जगह होगी। हिप्पैकस ने आपकी अपरिमेय संख्या थी इसे खोजी थी। उसका दुर्भाग्यपूर्ण अंतरा क्योंकि वो यह पता नहीं लगा पाया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसे बता नहीं पाया लोगों को। तो आपको कितना याद रखना है कि अपरिमेय संख्या जो है उसे किसने खोजा था? क्रोटोन के हिप्पैकस ने। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या के उदाहरण की। तो अपरिमेय संख्या के उदाहरण में √2, √3, √15, पाई, 0.101 ये चलता जाएगा, ठीक है। तो ये आपके अपरिमेय संख्या के उदाहरण हैं। आप ये जो √2 है, स्क्वायर रूट बोलते हैं वैसे इसे, स्क्वायर √2। आप इसे वर्गमूल कह सकते हो हिंदी में, वर्गमूल 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप किसी नंबर का वर्गमूल निकालते हो, उदाहरण के तौर पर अगर हम 4 का वर्गमूल देखें, तो वर्गमूल से तात्पर्य होता है कि ये जो आपका संख्या है ये किस संख्या का वर्ग है। वर्ग का मतलब जो आपकी घात है वो 2 हो। तो हमें पता है कि ये 2 का वर्ग होता है 4। वर्ग का मतलब क्या होता है? 2 के वर्ग का मतलब होता है 2 की 2 बार आपस में गुणा, मतलब 2 गुणा 2। अगर मैं कहूँ 2 की घात 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 की 3 बार आपस में गुणा। मतलब 2 की घात 4 है, इसका मतलब 2 की 4 बार आपस में गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का पावर 2 है, मतलब 2 की घात 2 है, ये 4 होती है। तो घात से आपका वर्गमूल कैंसिल होकर आपको आंसर या उत्तर आपको 2 मिलेगा। तो वर्गमूल 4 का उत्तर 2 होता है। पर कहाँ गए? उत्तर 2 नहीं होता, एक धनात्मक 2 और एक ऋणात्मक 2 होता है। परंतु अगर हम अपरिमेय संख्या की बात करें, जैसे अपरिमेय संख्या, भले ही आपकी ये अपरिमेय संख्या ना हो, ये वर्गमूल 4 आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है, लेकिन वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 15 आपकी अपरिमेय संख्या है। तो अगर हम अपरिमेय संख्याओं को जब उत्तर में सॉल्व करेंगे तो हम धनात्मक वर्गमूल लेंगे। ये लिखा हुआ है इसमें, धनात्मक वर्गमूल, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये थी आपकी बात। हमें क्या याद रखना? अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जहाँ पे p और q पूर्णांक है और q शून्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है। और इसके उदाहरण के तौर पे आप वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 15 और पाई को याद रख सकते हैं। अब आप इसे गौर से देख लो, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। ये आपका दशमलव प्रसार है, ठीक है। इस दशमलव प्रसार को गौर से देख लो। इसे मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ कि यही क्यों अपरिमेय संख्या है, परिमेय क्यों नहीं है। ये मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे है इसका आंसर, नहीं तो अभी बता देता। तो अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है।
ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है। अब ये लिखा हुआ है, इसमें कुछ अच्छी महत्वपूर्ण बातें हैं, तथ्य है। पाइथागोरस के अनुयायियों ने यह सिद्ध किया है कि √2 या वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। बाद में 425 ईस्वी पूर्व के आसपास साइरिन के थियोडोरस ने यह दर्शाया कि, तो एक और बात होगी कि जो वर्गमूल 5 से लेकर वर्गमूल 17 तक जो अपरिमेय संख्या है वो किसने बताई? साइरिन के थियोडोरस ने। ये जनरल नॉलेज के लिए हो गया आपकी, ठीक है। उसने ये बताया कि अपरिमेय संख्या होती है। अब जो पाई थी उसे किसने बताया कि अपरिमेय संख्या होती है? अब ये लिखा है, जहाँ तक पाई का संबंध है, हजारों वर्षों से विभिन्न संस्कृतियों इससे परिचित रही है, संस्कृतियाँ, परंतु 1700 ईस्वी के अंत में लैम्बर्ट और लेजांड्रे ने सिद्ध किया कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए पाई को अपरिमेय संख्या किसने सिद्ध किया? लैम्बर्ट और लेजांड्रे ने, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है, अगले अनुच्छेद में हम इसकी चर्चा करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या क्यों है, तो अगले अनुच्छेद में देखेंगे। तो हमने पिछले अनुच्छेद या पिछली वीडियो में तो खैर हमने एक्सरसाइज या प्रश्नावली 1.1 देखी थी। उससे पिछली वीडियो में या मतलब डे 1 में हमने क्या बात करी थी? हमने कहा था कि क्या संख्या रेखा पर परिमेय संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, पूर्णांक, प्राकृत संख्या और आपकी पूर्ण संख्या, इनके अतिरिक्त कोई संख्या होती है तो वो थी आपकी अपरिमेय संख्या। तो अब हमें सारी संख्याएं मिल गई। कौन कौन सी हुई आपकी? सबसे पहली प्राकृत संख्या जिसमें शून्य नहीं था, फिर आपकी पूर्ण संख्या जिसमें शून्य था, फिर आपकी आई पूर्णांक जिसमें आपके ऋणात्मक पूर्णांक भी थे, फिर आपकी परिमेय संख्या आई जो P/Q के रूप में होती है, जहाँ पर Q शून्य नहीं हो सकता, फिर आपकी अपरिमेय संख्या आई, ठीक है, जहाँ जो बिल्कुल इसकी ऋणात्मक थी, P/Q के रूप में नहीं हो सकती। तो अब जो इतनी सारी संख्याएं मिल गई, अब हम इन्हें क्या कह सकते हैं? अगर आप इन सभी संख्याओं को पकड़ लो और एक थैले में डाल दो, जैसा कि इसमें डाला हुआ है इन दोनों ने, तो जो आपको संख्या प्राप्त होगी उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। उसे क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। और उसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। प्राकृतिक संख्या होती है आपकी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं के कलेक्शन, या आप बोल सकते हो उनके संग्रह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, ठीक है। देखो, अगर आप प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक का यूज़ ना करो, अगर आप इतना भी बोल दो ना कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। क्योंकि प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक आपके वो होते हैं, क्या होते हैं आपके? क्या होते हैं? मैंने आपको बताया हुआ है, वो आपकी जो ये तीनों नंबर है आपके परिमेय संख्या में आते हैं, ठीक है। ऐसा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब एक और बात कही गई है, अतः वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय हो सकती है, ठीक है। आप परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय में आपकी वही नंबर होते हैं जो P/Q के रूप में नहीं होते, परिमेय में वही नंबर जो P/Q के रूप में होते हैं, परिमेय में आपका प्राकृत, पूर्णांक और पूर्ण संख्या तीनों आ जाती है, ठीक है। तो अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर आपकी एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर हम क्या निरूपित करते हैं? संख्या, ठीक है। तो संख्या रेखा पर जो बिंदु है ना, उस पर अगर एक अद्वितीय संख्या, ठीक है, मतलब मान लो इस पर 1 है, तो इस पर ही 1 रहेगा और किसी संख्या पर 1 नहीं होगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, ये प्लॉट मान लो इसे, ये 1 को बेचा जा चुका है, अब इसे 1 ही रहता है, इसमें 1 ही रहता है इसमें। अगर मान लो यहाँ पे 2 3 4 है यहाँ पे, तो ये प्लॉट 4 का ही रहेगा और कोई खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता, ना 4 बेच सकता है इसे, ठीक है। 4 का है, 4 का ही रहेगा, ठीक है, इसे बोलते हैं हम। तो इसे हम, ये एक आपकी परिमेय थी, ठीक है, प्रमेय थी आपकी ना पूरी एक, किस जो संख्या रेखा है उस पर प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। जो ये देखो इधर लिखा है, 1870 में 2 जर्मन गणितज्ञ कैंटर और डेडकाइंड, ये
ये नाम मुझे अपोजिट कर दिया भाई, ठीक है। ये नाम अपोजिट कर दिया है, ठीक है। ये है आपका जॉर्ज कैंटर, ठीक है। ये आपका डेडेकाइंड है आपका। हाँ मेरे हिसाब से तो यही है जॉर्ज कैंटर, ठीक है। क्योंकि इसका जॉर्ज कैंटर का कोर्स मैंने अपने मैथमेटिक्स में वेबसाइट में डाल रखा है, मैथमेटिक्स पोर्शन में, आप वेबसाइट चेक कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट आपको बताइए, जो चैनल का नाम वही वेबसाइट का नाम है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या सिद्ध किया था कि जो संख्या रेखा है ना, उस पर प्रत्येक बिंदु केवल एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है, केवल एक अद्वितीय बिंदु, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप जब आगे पढ़ोगे, यानी जब बीएससी का कोर्स करोगे, तो उसमें लगभग 4th सेमेस्टर में रियल एनालिसिस मिल जाएगा, 4th या 3rd में है रियल एनालिसिस मिल जाएगा। मैंने भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैंने भी ये थ्योरम पढ़ी हुई है, आपको पता चल जाएगा रियल एनालिसिस होता है, ठीक है। सेमेस्टर से प्रणाली होगी जहाँ पर, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब उदाहरण 3 देखते हैं। अब उदाहरण 3 कह रहा है संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को निरूपित कीजिए, ठीक है। कोई समस्या नहीं, हम निरूपित कर देंगे, ठीक है। देखो जो वर्गमूल 2 है, हमें इसे निरूपित करना है, तो हमें पाइथागोरस की प्रमेय को लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, अरे बन जा भाई, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें आपका एक कोण 90 अंश का होता है या 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अगर आपका एक समकोण है तो आप इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग, इसे कर्ण बोलते हैं, ये जो सबसे लंबी भुजा होती है, आधार के वर्ग, आधार ये नीचे वाला हुआ, प्लस लंब के वर्ग, लंब ये हुआ, के बराबर होती है, ठीक है। तो ये है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। तो अब हम इसे कैसे दिखाएंगे संख्या रेखा पर। देखो कुछ नहीं करना, किसी भी संख्या रेखा पर अगर आपको कोई भी रूट वाली संख्या को निरूपित करना है, मैं आपको एक तथ्य बता देता हूँ जो आगे लिखा हुआ है इसमें ना। अगर आपको किसी भी वर्ग वाली संख्या को निरूपित करना है, मान लो आपको वर्गमूल n वाली संख्या को निरूपित करना है। n आपकी कोई भी आपकी प्राकृत संख्या है, मतलब 1 से प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले आपको वर्गमूल n-1 को निरूपित करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे आपके सामने क्या है, √2 है, तो सर्वप्रथम आपको √2 - 1, इसका मतलब √1, इसका मतलब 1, आपको 1 को संख्या रेखा पर निरूपित करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम √n ले रहे हैं, हम इसका धनात्मक पार्ट लेंगे। धनात्मक क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हम अपरिमेय संख्या में केवल धनात्मक का हिस्सा ही लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे ऋणात्मक भी छुपा होता है, बताया था अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा पर 1 को निरूपित करेंगे। 1 को निरूपित किया सबसे पहले, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले 0 से 1 को निरूपित किया। 0 से ए पॉइंट पे आपका क्या था, 1। फिर हमने क्या करा, एक जो 1 पर निरूपित किया, आप देखो ये लाइन है। अब आपको इस लाइन से हमें क्या बनाना है, एक लंब खींचना 1 पर ही, जहाँ पर आपका 1 था, 1 पर हमने एक लंब खींचा, ठीक है। अब हम लंब कैसे भी खींच सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं, लंब कितनी भी लेंथ का हो सकता है लंबाई का, पर हमें उतनी ही लंबाई लेनी है कि हमें कर्ण पर वह वर्गमूल वाली संख्या मिल जाए। जैसे कर्ण पर √2 मिल जाए, जैसे यहाँ पर हमने 1 यहाँ पर लिया, 1 यहाँ पर लिया, तो हमें जो कर्ण है उस पर हमें √2 प्राप्त हो गया, हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस बिंदु से प्रकार की सहायता से इस बिंदु पर हमें प्रकार की नोक रखनी है, यहाँ पर पेंसिल, और यहाँ पर एक आर्क बनाना है या चाप बनाना है एक। जब आप चाप बनाओगे, वो चाप P बिंदु पर काटेगा संख्या रेखा को। जो P बिंदु है उसे हम √2 कहेंगे या वर्गमूल 2 कहेंगे। समझ गए होंगे आप कैसे हमने वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित किया। सबसे पहले हमने पाइथागोरस का यूज़ करना है इसमें, पाइथागोरस की प्रमेय का। हमने क्या करना है, मैंने सबसे पहले बताया आपको, कोई भी रूट वाली संख्या को अगर आपको निरूपित करना है, उससे पहले आपको उससे 1 कम, ठीक है, जैसे 2 - 1 इसको निरूपित करना पड़ेगा, मतलब √1 मतलब 1 को निरूपित कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने संख्या रेखा पर 0 से 1
निरूपित किया। फिर हमें क्या करना है, हमें लंब ऐसा डालना है, इतनी लंबाई का डालना है हमें लंब कि जो कर्ण है हमें वो रूट वाली संख्या मिल जाए। मतलब जैसे √2 है, आपको √2 को निरूपित करना तो √2 वाली संख्या मिल जाए। तो हमने वही किया, √2 निरूपित। हम 1 रखेंगे देखो, तो हमें, रुक जाओ, अरे कहाँ पहुँच जा रहा बार बार, ये देखो, ठीक है। अब देखो ये एक है और ये एक है, अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इसका स्क्वायर, मतलब मान लो ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। जब स्क्वायर को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजते हैं तो ये वर्गमूल बन जाता है। तो मतलब कर्ण आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे वर्गमूल 2 मिला, यहाँ पे हमें प्रकार पेंसिल एक चाप लगाया, संख्या रेखा पर जिस बिंदु पर काटा उस बिंदु को हमने कह दिया P, और P आपका √2 को निरूपित करता है। और इतनी सारी आपको कहानी भी लिखनी पड़ेगी, इसके लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये था आपका उदाहरण 3। अब हम उदाहरण 4 की ओर देखते हैं। तो हमने उदाहरण 4 को निरूपित करना है संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वर्गमूल 3 को निरूपित करना है। तो वर्गमूल 3 माइनस 1 मतलब वर्गमूल 2 को पहले निरूपित करना पड़ेगा। वर्गमूल 2 को निरूपित कैसे करते हैं, ऐसे निरूपित करते हैं, ठीक है। तो आपने वर्गमूल 2 को निरूपित कर लिया, ये रहा आपने, इतना तो मैं आपको ऊपर ही बता चुका, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि आपको जो वर्गमूल है उसमें -1 करके उस वाले वर्गमूल को निरूपित करना है, जैसे वर्गमूल 2 को। तो इसे निरूपित किया आपने। अब देखो, अब आपने निरूपित किया ना, तो ये जो कर्ण है पहले वाले जो त्रिभुज का, ये दूसरे वाले त्रिभुज के लिए लंब का काम करेगा। तो आपको इसे लंब मानना है और ऐसी वो लेना है आपको, ऐसा बेस लेना है या आधार लेना है आपको कि जो आपको नया कर्ण मिले वो √3 मिल जाए, ठीक है। देख रहे हो, मतलब आपको जो, ये देखो, इतना तो समझ गया ना, इसे हमने निरूपित करना सीख लिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये इसे मान लिया लंब। अब हम तो कर्ण से ही चाप लगा सकते हैं, तो हमें सबसे पहले एक ऐसा आधार लेना पड़ेगा जिसे आधार लेने पर हमें √3 मिल जाए। तो हमने 1 ले लिया, 1 सेंटीमीटर का आधार ले लिया, या 1 यूनिट या 1 इकाई बोल सकते हो, 1 इकाई बोल सकते हो, उसका आधार ले लिया। फिर जब हमने 1 इकाई का आधार ले लिया तो ये लंब था, तो कर्ण हमें क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 2 + 1 तो 3 मिलेगा कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 3। तो कर्ण वर्गमूल में 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे आपको प्रकार की नोक रखनी है, यहाँ पे पेंसिल की नोक रखनी है, एक चाप लगाना है। चाप जहाँ पर जो आपका संख्या रेखा पर जिस बिंदु पर काटेगा उसे √3 कह दोगे, खेल खत्म, ठीक है। स्टेप याद रखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके -1 वाले को निरूपित करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि √5 को करो, तो सबसे पहले आप √5 - 1 मतलब √4 मतलब 2 को निरूपित करो। 2 को निरूपित मतलब 0 से लेके 2 सेंटीमीटर को निरूपित करो। फिर ऐसी लंब डालो कि आपको जो कर्ण है वो रूट में 5 मिल जाए, ठीक है। लॉजिक तो लगाना पड़ेगा ना थोड़ा। फिर यहाँ से पेंसिल और ये चापर है, आपको काम √5 का भी हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। तो ये था आपका उदाहरण 4। ये देखो, इसमें ये वो तथ्य लिखा हुआ है, इसी प्रकार √n-1, मैं स्क्वायर रूट बोल दूंगा इसे, √n-1 का स्थान निर्धारण होने के बाद आप √n का स्थान निर्धारण कर सकते हो। मतलब अगर आपको किसी भी, कहाँ पहुँचता है बार बार, किसी भी वर्गमूल वाली संख्या का स्थान निर्धारण करना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले n-1 को निरूपित करना पड़ेगा, जहाँ पर n आपका धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, n आपका एक प्राकृत संख्या है, क्योंकि पूर्णांक में 0 भी आता है, 0 गड़बड़ पैदा कर देगा। अब इसकी क्या वैल्यू होगी, खुद ही सोचो क्या होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो आप इसे बोल सकते हो कि जहाँ पर n आपकी प्राकृत संख्या है। तो यदि आज हमने अपरिमेय संख्या के बारे में बात करी, क्या होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ पर Q आपका 0 होता है। उदाहरण देखा हमने इसका, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल कहाँ गया, 5,
वर्गमूल 15, वर्गमूल 5 भी था, ठीक है। वर्गमूल 5 भी आपका एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई 0.1011, ये आपका जो दशमलव प्रसार है, क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, इसे मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जो आपका अपरिमेय संख्या थी उसे किसने खोजा, उसे खोजा हिप्पैकस ने खोजा, जो क्रोटोन का था। उसका दुर्भाग्यपूर्ण अंत रहा, क्योंकि वो बताना चाह रहा था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु ये बता नहीं पाया, ठीक है। दुख हुआ उसे पूरा। पाइथागोरस का अनुयायी था। पाइथागोरस का अनुयायी का मतलब क्या था, पाइथागोरस को गुरु मानता था, ठीक है। पाइथागोरस को गुरु मानता था वो, मतलब पाइथागोरस का चेला समझ लो उसे। ऐसे ही आपका जो कहाँ गया, साइरिन का थियोडोरस था, उसने आपको वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 17 तक आपको क्या बताया कि ये सारी अपरिमेय संख्या है। और फिर जो पाई था, पाई को किसने बताया, लैम्बर्ट और लेजेंडर ने 1700 ईस्वी में बताया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तत्पश्चात हमने क्या देखा, हमने देखा √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। उसके बाद हमने √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। किसी भी वर्गमूल वाली या रूट वाली संख्या को अगर हम संख्या रेखा पर निरूपित करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें -1 वाली संख्या को निरूपित करना पड़ेगा। मतलब हमें अगर वर्गमूल n को निरूपित करना है तो हमें वर्गमूल n-1 को पहले निरूपित करना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। यही थी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा कुछ गलती हो जाती बोलने में तो टेलीग्राम में बता देना, सुधार कर लेंगे अगली बार, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।